नमस्कार, मैं प्रियंका मौर्य। आप देख रहे हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित देश की दशा एवं दिशा पर 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन क्लाउन टाइम की विशेष कवरेज। तो मैं आगे फिर कभी, लेकिन हमें लगता है कि आज जो है हमें राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से लैस होने की जरूरत है। संवाद भारत में 80% लोग रहे, कभी 90% लोग रहे, तो कांग्रेस उस संस्कृति की संवाहक है जो सेकुलरिज्म की वकालत करती है। पर हमारा दूसरी संस्कृति जो विकसित कर रही, जो आज ऊंचे पायदान पर खड़ी है, या सत्ता की भागीदारी ऊंचे पायदान पर तो नहीं कह सकते, वो कहती सेकुलरिज्म भारत के लिए अभिशाप है। अगर आपने मोहन भागवत को कुछ दिन पहला होगा, यहाँ बंच ऑफ थॉट की हमारे अग्रज देवेंद्र द्विवेदी ने बहुत जिक्र किया, तो और अभी 2 दिन पहले सेकुलरिज्म भारत की जो अस्मिता है उसके लिए खतरा है। योगी जी बोलते हैं हम कहां हैं, मैंने एक भी बयान किसी का नहीं पढ़ा। कांग्रेस की संस्कृति एक्चुअली है क्या? मैं कांग्रेस पर ही बात करूंगा क्योंकि मुझे उसी के लिए मैं आया हूं। मौजूदा शंकर इंडियन एक्सप्रेस के कार्टूनिस्ट होते थे। अभिव्यक्ति की आजादी पर बात है तो 2 मिनट उस पर भी हो जाए। शंकर कार्टूनिस्ट होते, सबसे कम उम्र के सांसद। उन्होंने नेहरू जी को देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कहा। नेहरू जी बैठे रहे और बहुत आलोचना की नेहरू जी की। नेहरू जी ने सुना, नेहरू जी चलने लगे, सत्र खत्म हुआ, लंच का टाइम आया, उन्होंने उनको बुलाया कि बरुआ जी आप मेरे केबिन में आइए, 1 कप चाय पीते हैं, कॉफी पीते। नेहरू जी कॉफी के शौकीन, बुलाया। इसमें दंगे हो रहे थे। शंकर दयाल शर्मा नौजवान थे, सुभद्रा जोशी उनकी सहायक थी। नेहरू जी के पास बैठे, खबर आई। जब नेहरू जी के पास खबर आती है कि चांदनी चौक में दंगे नहीं रुक रहे हैं, नेहरू जी ने कहा, शंकर दयाल शर्मा को भेजा और सुभद्रा जोशी को उनको साथ कहा कि आप जाइए और वहां पर दंगे रुकवाइए। कुछ देर बाद शंकर दयाल शर्मा जी लौटकर आते हैं और सुभद्रा जोशी ने से पूछा नेहरू जी ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दंगे रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा व्हाट नॉनसेंस, शंकर दयाल कहां है? तो बोले बस स्थिति ऐसी है। नेहरू जी के पास एक विदेशी पत्रकार बैठा हुआ था, वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए। नेहरू जी उठे और अपनी कार में बैठे, खुद चलाए, पर विदेशी पत्रकार को लिया, दंगों के बीच में चल पहुंच गए। तो देखा है, इंदिरा जी को पढ़ा है, इंदिरा जी को जाना है। तो इस पूरे भारत में आपदा को अवसर में बदलने वाली सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। चाहे वो उनका जेल जाने का वक्त हो, पुलिस खड़ी है, आधा घंटे का समय लिया उन्होंने, पूरी सरकार फेल हो गई और हरियाणा बॉर्डर पहुंचते पहुंचते इंदिरा जी वापस आ गए। आपदा को अवसर में कैसे उन्होंने बदला? बिहार की उस बाढ़ को इंदिरा गांधी ने इस तरह से देखा, इस तरह से उस आपदा को अवसर में बदला कि वो आपदा और क्या कहते हैं, अवसर में बदल गई, सरकार चली गई और फिर से हम कांग्रेस ने सरकार बना ली। आपदा में अवसर ऐसे तलाश था। दीपक मलिक वाइस चांसलर बनने वाले थे, हम और ये दो वहां खड़े होते थे। अर्जुन सिंह एजुकेशन मिनिस्टर होते थे। अर्जुन सिंह से हम लोगों की ऐसे बातचीत होती थी, मेरी ऐसी व्यक्तिगत बात होती थी जैसे लगता था कोई मित्र है। 2 मामले में कांग्रेस का कल्चर आप देखें, 2 मामले में। एक मामला तो ये था कि ये दीपक मलिक को वाइस चांसलर बनाने में उनकी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि दीपक मलिक जमीन के आदमी हैं, यूनिवर्सिटी और कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, संघ के खिलाफ हैं। विश्वविद्यालय में हमें ऐसे संघियों को पनपने नहीं देना है, या जो आइडियोलॉजिकल मजबूत ना हो। आज वैचारिक शून्यता चल रही है। हम में से कितने आदमी हैं जो कांग्रेस के इतिहास को अच्छे ढंग से बात कर सकते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? हमें लगता है कि हम वैचारिक शून्यता के दौर में गुजर रहे हैं। हमारे पास फॉलोअर तो नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे लोग नहीं है पूर्वांचल में जो 1-2 लोगों को छोड़कर 2-4-5 हजार आदमी उनकी अपील पे आ जाएं। क्लीन। मैंने यहां देखा, हम लोग गांधी जी कोर्स से निकाल दिए गए बीएचयू से, पूरे संस्थाएं भरी पड़ी हैं, पूरा विश्वविद्यालय भरा पड़ा है। मैंने अपनी
नौकरी दांव पे लगा दिया और नौकरी दांव पे चली गई। कोशिश किया गया यूनिवर्सिटी में, मुरली मनोहर के जमाने में वो पूरा कोर्स आ गया। कोई विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, डरा हुआ समझा हुआ कमजोर और निरीह अध्यापक जिसको कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े पद और ओहदे दिए गए थे, बोल नहीं पाया। बोलने के लिए मैं निकला, लिखा। और कांग्रेस का कल्चर क्या था, मैं अर्जुन सिंह के पास गया। अर्जुन सिंह मिनिस्टर होते हुए वो उठे और कहे चलिए कांग्रेस पार्टी। मैं उनके साथ दफ्तर गया। अहमद पटेल मिले, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा मेरी तरफ से जा रहा है एक विरोध और पार्टी की तरफ से विरोध जाना चाहिए। और वो कोर्स और पंजाब सिंह वाइस चांसलर होते थे जिसको वो नहीं चाहते थे और वो दीपक मलिक को चाहते थे। उन्होंने बुलाया पंजाब सिंह को और कहा कि पहले ये कोर्स अबेयंस में डालो। मेडिवल हिस्ट्री की 3 पोस्ट थी, उसको उन्होंने कहा मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं। अब देवेंद्र जी को कौन पूछेगा। नेहरू एक मुख्यमंत्री की बात को अस्वीकार नहीं कर सके। आज है कोई लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो मोदी को आने से रोक दे? है किसी की हिम्मत? मेरा ख्याल है नहीं। तो ये जो लोकतंत्र से हम इधर चल गए हैं, अब क्यों चले गए कि हमारा जो सांगठनिक ढांचा था, हमारा जो कल्चर था, वो कमजोर हो गया। हमने ध्यान नहीं दिया। हम अवसर जितने अवसर आते गए उसको आपदा में बदलते गए। कांग्रेस का पदाधिकारी वो होता था जिसकी लंबे समय से वैचारिकी तय होती थी। वैचारिकी हम भाजपा के रास्ते थोड़े चलेंगे, भाजपा से लड़ थोड़े रहे। भाजपा से लड़ने के लिए उसके रास्ते से हम नहीं लड़ सकते। हमको उससे लड़ने के लिए अपनी वैचारिकी पे आना होगा, अपने मूल पर आना होगा और उस मूल से लड़ सकते हैं। हो सकता है 5 साल 10 साल और सरकार न बनाए। हमारा मूल बहुत कीमती है, दुनिया में किसी के पास वो मूल नहीं है जो मूल हमारे पास है। गले की हड्डी बन गया पति जी से भी और भी तमाम साथी हैं। दुबे जी यहाँ से चले गए, विनोद शुक्ला जी हैं, इनको भी अब समय समाप्त हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कल आप पधारे। आप सब लोगों को कल प्राथमिकता के आधार पर समय दिया जाएगा। एक बार में पुनः हमारे आसन अनिल उपाध्याय जी, प्रज्ञा सिंह जी और उपस्थित प्रबुद्धजन, आप लोगों ने बहुत सारी दशा और दिशा पर चर्चा सुनी है। आप लोगों ने बहुत समय दिया है, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत समय दिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चिंतन शिविर में जो समय हम लोगों ने रखा है, 4 घंटे में तमाम विद्वानों को बुलवा पाना और सबके विचारों को पूरा समय देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसमें भी जिसको अवसर नहीं दे पाए हम लोग, उन लोगों को आज नहीं बुलवा पाए, कल बुलवाएंगे जरूर। इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल उपाध्याय जी। आइए जानते हैं इस चिंतन शिविर का उद्देश्य क्या है। दशा और दिशा पर यह 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस ने जो 70 सालों में जो कांग्रेस की किया और देश को बनाया, इसको बनाया बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कार्यकर्ताओं को बताने के लिए, जुड़े लोगों को बताने के लिए कांग्रेस भागवा नंगल बांध से लेकर और तमाम सिंचाई योजनाएं और IITs, IIM और तमाम तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई, जिसकी बुनियाद रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ, वो किस तरह से आज खतरे में आ गया है और कैसे वैचारिक क्षमता की स्थिति आज भारत में व्याप्त हो गई है और हमारा लोकतंत्र ही आज खतरे में पड़ गया। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा। आइए जानते हैं इस चिंतन शिविर का निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, ये चिंतन 3 दिन का है। अभी तो आज दूसरा दिन है। कल जब इसका अंतिम दिन होगा और हमें लगता है कि जब खत्म होगा तो चिंतन शिविर की जो मेन फाइंडिंग्स हैं वो सबके सामने आएंगी। चिंतन शिविर का अंतिम दिन है तो इस पूरे चिंतन शिविर की मेन फाइंडिंग्स आएंगी कि अब हमें किस तरह आगे बढ़ना है। और हम लोगों के सामने 2-3 तरह की चुनौतियाँ हैं। एक तो
जो वर्तमान सरकार है उस सरकार से हमें किस तरह लड़ना है, क्योंकि सरकार जो लोकतंत्र में जो सरकार है, इस सरकार का वो स्वरूप कहीं से नहीं है। जितनी भी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, या जो बोलने की आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है, वो सब खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ हमारा संगठन कैसे इस पे काम करे, कैसे हम आगे बढ़े, इस पे फाइंडिंग्स आएगी। आज हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी का आलम है, वो किसानों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं, चिंतन शिविर पर हर टॉपिक पे अलग अलग बात हो रही है। और बहुत वर्षों बाद हमें लगता है कि एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह का चिंतन शिविर हो रहा है। और इस चिंतन शिविर के माध्यम से मैं सबसे पहले जितने भी बुद्धिजीवी आ रहे हैं इस चिंतन शिविर के, उन्हें बधाई देता कि वो आके अपनी बात को रखें, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है इस सरकार की वजह से कि जो बुद्धिजीवी वो बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा, वो अपनी बात कह नहीं रहा है। तो पहली बार सारे बुद्धिजीवी आ रहे हैं, बुद्धिजीवी अपनी बात कर रहे हैं। और इस पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन का मैं बधाई तो क्या दूँ, आभार व्यक्त करूँगा। कम से कम कांग्रेसियों को जागरूक किया जा रहा है, कांग्रेसी किस तरह काम करे, किस तरह आगे बढ़े, क्योंकि अभी बहुत लंबी लड़ाई है। अभी तो एक पहल है, एक शुरुआत की गई है, और इस शुरुआत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है कि हमें आगे किस तरह बढ़ना है। और हमें लगता है कल शाम होते होते इस 3 दिन के सेमिनार की पूरी फाइंडिंग्स आ जाएगी। उस फाइंडिंग्स पे हमें कैसे चलना होगा और हम किस तरह चलेंगे, सारी जब एक जानकारी सबको दे दी जाएगी, उस पर हम काम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि 100% अपने उद्देश्य में ये चिंतन शिविर सफल हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश प्रति त्रिपाठी जी। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है, इसमें क्या निकल के सामने आया? पिछले 2 दिनों से पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की ओर से ये चिंतन शिविर हो रहा है, और मेरी समझ से इन दोनों दिनों में जो विद्वत जन यहाँ पे आए, कांग्रेस के प्रमुख नेता जो आए, उन सब ने एक चीज़ निश्चित रूप से एक चिंता व्यक्त की कि देश में इस वक्त जो सरकार है, वो सरकार देश को किस दिशा में लेके जा रही है। क्या इस देश का लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, लोकतांत्रिक प्रणाली इस देश की जो है, वो आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। हमेशा से ये पिछले 70 वर्षों में हमेशा भारत के लोकतंत्र की चर्चा विश्व में होती रही, और पिछले 10 वर्षों में 10-15 सालों से तो ये एक तरह से तय हो गया था कि कांग्रेस के शासन ने इस देश में एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र दी है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सरकार के विरोध करना एक नैतिक दायित्व लोगों का होता है। सरकार अगर कहीं गलत जाए, और सरकार उन लोगों की बातों को सुना करती थी, उन कार्यों को किया करती थी, जनभावना जो है उसका सम्मान करती थी। आज क्या वो स्थिति इस देश में है कि नहीं है? हम उस स्थिति से कैसे मुकाबला करेंगे? हम कैसे उसको, कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्यों का दायित्व विपक्ष के रूप में कैसे करेगी? हमें अपनी जो हमारे कार्यकर्ताओं की पूरे देश में फौज है, गांव-गांव में जो कार्यकर्ता है, उनके पास जाके उनको कैसे जागृत करना है, इन सारी चीज़ों पे चर्चाएं हो रही हैं। अभी कल का दिन बाकी है, और जैसा अभी हमारे पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी ने कहा कि कल हम लोग इस सारा चिंतन समाप्त करने के बाद हमारे निष्कर्ष क्या हैं, इस पे हम लोग पहुंचेंगे और आपको निश्चित रूप से सूचित करेंगे कि हमारे आगे के क्या कार्यक्रम हैं, हम किस तरह से विपक्ष के रूप में सत्ता से लड़ाई लड़ेंगे और इनको सत्ता से दूर करेंगे। राजेश जी, एक बड़ा सवाल इस पूरे चिंतन शिविर का जो 3 दिवसीय है, उसका निष्कर्ष जो निकलेगा, उससे आप कहाँ तक पहुँचाएंगे? राहुल गांधी तक पहुँचाएंगे, प्रियंका जी तक पहुँचाएंगे, कहाँ पहुँचाएंगे, इसको कहाँ ले जाएंगे? हमें
खाली श्री राहुल गांधी या प्रियंका जी तक नहीं, हमें इनको इस निष्कर्ष को अपने सारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है। हमें फिर से गांधी की कांग्रेस बनकर, जब पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को पंडित नेहरू ने कहा था कि आप चंदौली जाके 1936 में कि आप चंदौली से चुनाव लड़िए, तो उन्होंने कहा मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव हारोगे या जीतोगे, इसके लिए हम आपको चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गांधी के संदेश को गांव की एक एक झोपड़ी में आप पहुंचाओ, इसलिए हम चुनाव लड़ा रहे हैं आपको। तो आज हमें जो हमारे निष्कर्ष हैं, जो कांग्रेस के आदर्श हैं, जो हमारी नीतियां हैं, उनको गांव-गांव हर घर तक पहुंचाना है, हर नौजवान तक पहुंचाना है, हर महिला तक पहुंचाना है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को स्थायित्व दे सकती है, इस देश को मजबूत कर सकती है। और दुनिया में अगर हमारा नाम होना है तो कांग्रेस के माध्यम ही से हो सकता है। ये हमारा ध्येय है। और जहाँ तक कांग्रेस का नेतृत्व का सवाल है, उन तक तो निश्चित रूप से ये चीज़ें पहुँच रही हैं और पहुँचेंगी निष्कर्ष पे। कुल मिलाकर ये माना जाए कि प्रियंका जी जहाँ फेल हो रही हैं, उनको एक रास्ता आप दिखाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि प्रियंका जी कहीं फेल हो रही हैं। वो जहाँ जा रही हैं, अपनी बातों को विपक्ष के एक नेता के रूप में, एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी के रूप में, वो बड़ी निर्भयता से उनको सबके सामने रख रही हैं। सरकार का भरपूर विरोध कर रही हैं। हमारे ख्याल से पूरे देश में जैसी आज चर्चा हुई, और इसको हम सब जानते हैं कि इस वक्त श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, इन दो नेताओं के अलावा कोई भी इस सरकार से सीधे टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी घबराते हैं कि उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए। G23 की बात आप कर रहे हैं, उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो घबरा रहे हैं इन लोगों। मैं G23 कोई चीज़ है उसको मानता नहीं हूँ। कुछ नेताओं के अपने सबके होते भी हैं, किसी को उसमें कोई। गुलाम नबी आज़ाद की सीधे बात कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग हैं इनकी हमारे मुझे नहीं पता है गुलाम नबी आज़ाद के साथ कौन है, या गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के अलावा कहीं और भी हैं, हम इस विषय में नहीं जानते। लेकिन सबकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। उन्होंने अपनी राय जम्मू में प्रकट की, वो सही है गलत है, इसका फैसला तो हाईकमान करेगा, उनकी आपस में बात होगी। हम लोगों को जो लगा वो ये था कि उनको जम्मू में जाके इस वक्त जब कश्मीर में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है 370 का, इस वक्त श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किसी तरह से उनके पक्ष में कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी। जो काम गुलाम नबी या उनके लोग कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को जगा रहे हैं, एक अलग जो जहाँ जहाँ कमियां हैं उसको दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, वही वैसा ही काम औरंगाबाद हाउस आज कर रहा है। इस चिंतन शिविर के माध्यम से इसको कहाँ तक आप स्वीकार करते हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुँचाने का बहुत बड़ा माध्यम बनारस में आपने दिया है। देखिए, मैं इस चिंतन शिविर की तुलना गुलाम नबी आज़ाद जी से नहीं कर सकता हूँ। इस चिंतन शिविर की सीधी सोच है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को कैसे जागृत करें, कैसे हमारे जो बनारस का नेतृत्व है, जो बनारस या इसके आसपास क्षेत्रों का नेतृत्व है, उनकी सोच, उनके विचार सीधे कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुँचे। यहाँ की समस्याओं के बारे में जितना राजेश मिश्रा जी जानते होंगे, जितना अजय राय जी जानते होंगे, जितना यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता जानते होंगे, विजय शंकर पांडे जी जानते होंगे, उतना हमारे ख्याल से देश के नेतृत्व को शायद पता नहीं होगा। हमें अपने आप को बनारस में मजबूत रखना है, इसके आसपास के क्षेत्रों में मजबूत रखना है। हम यहाँ मजबूत होंगे तो मुझे विश्वास है हम पूरे देश में मजबूत होंगे। अभी आप देख रहे थे कांग्रेस के चिंतन शिविर से क्लाउन टाइम की विशेष कवरेज। सारे लोगों ने और खुद मैंने और हमारे जो भी सुपरविजन ऑफिसर हैं, जो भी महिला संबंधी मतलब जो भी प्रार्थना पत्र है, उस पर हम लोग सारे लोगों ने मिलकर फीडबैक लिया। फीडबैक लेने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी समस्या है, वो लोग कहे कि सर हम दोबारा अपनी समस्या देना चाहते हैं, उसका भी हम लोगों ने निराकरण कराया। तो उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ टीचिंग पॉइंट है जहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़खानी होने की संभावना बनी रहती है, उन सारी जगहों पे हम लोगों ने अपना महिला जो है हमारे प्राइवेट महिलाएं लगाए, महिला संगठन
मामूलगंज चौकी क्षेत्र में लगभग छः टॉयलेट हैं। 3 टॉयलेट आपकी भीड़ लगी थी, जिसमें रामापुरा चौराहे से और अरेवली तालाबपुरी में हमने 2-3 टॉयलेट बनवाए हैं। उनका सपोर्ट करना, उनको प्रेरित करना कि आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करिए और एक दूसरे को मिल मिलाकर वर्क करिए। जो भी महिलाएं कभी कमजोर हैं, क्योंकि उनका 11 में जनवरी में मनाया गया था। जनवरी के एक लेडी थी लेकिन जिन्होंने इसे आगे, पहले जो लेबर मूवमेंट से मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें कुछ जो आपके वुमेन एक्टिविस्ट थे वो आगे आए, उन्होंने कहा कि हमको राइट टू वोट दिया जाए, हमें समान अधिकार दिए जाए। उसके बाद 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क आदि कंट्रीज में सबसे पहले मनाया गया और उसके बाद से 8 मार्च को ऑल ओवर वर्ल्ड ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर एक थीम होता है। इस वर्ष का जो थीम है 2021 का थीम है क्यों चैलेंज टू चेंज। और मिशन शक्ति जो है हम लोगों का इस समय उद्देश्य बन चुका है कि एक समाज में जो अंतर था लड़के और लड़कियों में, उसको खत्म करना है हम सबको और मिल करके लड़कियों को आगे ले जाना है। उनको जो बंदिशें पहले से ही चली आ रही उसको तोड़ने का जो प्रयास हम लोगों का है, उसमें हम सबको एकजुट होकर के ही आगे चलना होगा। इसके लिए हम सभी लोगों को मिल करके, जैसे कि हमारी संस्था से भी हम लोगों ने हर बस्तियों में जा करके एक बैठक करते हैं, उनको अवेयर मेरे थाना से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आज के दिन पर कि हम लोगों को जहाँ भी ज़रूरत हो महिलाओं को, अपने जो थाने की महिलाएं हैं उनको वहाँ पे भेजें, ताकि वहाँ बस्ती में हम लोगों के साथ चल करके महिलाओं को, तो ये जो लड़की लड़कियों का भेदभाव है वो सारी चीज़ें हमको अपने घर से ही पहले शुरू करना होगा, क्योंकि परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो हमें अपनी सोच को पहले खुद को बदलना होगा, फिर समाज बदल ही जाएगा। तो पहले हमें अपनी सोच में अंतर लाना होगा, तब हम दूसरों की नहीं सोच सकते हैं। तो हम सबको एकजुट होकर के मुहिम को आगे ले जाना है। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम एक दूसरे के लिए खड़ा होना और बोलना, क्योंकि देखिए हेल्थ कंडीशन भी बड़ी लैक करती है। जैसे उन्होंने बोला कि कैसे हम पता कर सकते हैं, पता करना है वो अपने यहाँ से स्टार्ट करना होगा, अपने शरीर से। जी ठीक है सर, वो थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लास आगे तुम भी आओ आगे, तो पीछे लुकाई हो, आओ। आप उनको दे दो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महिला कांस्टेबल है, मैं वंदना कुमारी है, मैं भेलूपुर थाने में तैनात हूँ, मैं महिला कांस्टेबल पोस्ट पे हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी और उनके लिए आप क्या इस वक्त आपकी कार्य है? हमारे यहाँ आज सारी महिलाओं को बुलाया गया था सम्मान के लिए, वो महिला दिवस पे हमारे यहाँ सबको सम्मान किया गया है। मैं बाल विकास परियोजना में कार्य करती हूँ। मेरा जो है बनारस शहर में रहना है और स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, कुपोषण पे, बच्चों की शिक्षा पे और जो किशोरियों पे, महिलाओं पे, सारे प्रॉब्लम पे को के साथ मिलकर काम करना है और उनको सफल बनाना है अभियान को, और लोगों की सुरक्षा पे भी केयर करना है और उनकी जो शिकायतें हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको हम लोग सुनकर दूसरे तक पहुंचाना और उनका हेल्प करना। और रात को अगर वो मुझे 12 बजे भी बुलाएंगे तो मैं एक्टिव रहूँगी और जाऊँगी या जाती हूँ। कि कोई भी किसी की भी मृत्यु हो रही है अगर किसी कारणों से और किसी सुविधा के वंचित होने से, तो मुझे जहाँ तक जानकारी होगी मैं वहाँ 24 घंटे उनके लिए अलर्ट रहती हूँ और रहूँगी। डॉक्टर सुचेता हुंडू, प्रधानाचार्य इंपीरियल पब्लिक स्कूल से हूँ।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सब महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मेरा ये कहना है कि समाज में यदि हम बदलाव चाहते हैं तो हमें लड़के लड़की में कोई भेद नहीं करना होगा, लड़के लड़कियों को समान अधिकार देने होंगे और लड़कियों को आगे बढ़ाना होगा। और एजुकेशन जो है वो एक ऐसा हथियार है जिससे जो नारियाँ हैं अपने बारे में सब समझ सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, आत्मविश्वास के साथ हर फील्ड में आगे जा सकती हैं। और पुरुष और महिला को हमको एक ही स्तर पर लाना होगा, कंधे से कंधे मिलाकर जब तक पुरुष और महिला काम नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। धन्यवाद। ममता है, मैं नई सुबह जी मेरा नाम ममता है, मैं नई सुबह उम्मीद सामाजिक संस्था की संस्थापक हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी लोगों को मिल करके अपनी सोच में एक परिवर्तन लाना होगा और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही हैं उनसे अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ करके उनको लाभ दिलवा करके उनको सशक्त, स्वावलंबी और सम्मानित स्थान एक समाज में दिलवाना है। इसमें हम सभी को मिल करके आगे आना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा और पहले घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तब हमारे समाज में परिवर्तन होगा। यही आज मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं इसके प्रति जागरूक हों और सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करूं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, MD आयुर्वेद, यहाँ मैं DS रिसर्च सेंटर में एज अ कंसल्टिंग वर्क करती हूँ, यहाँ रविंद्रपुरी में ही है। और आज हम लोग महिला दिवस पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर औरतों को चाहिए कि वो जागरूक ज़रूर हो, क्योंकि हमारी हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है, हम लोग परिवार को सबको देखते हो और कहीं कहीं आप लोग अपनी हेल्थ आप इग्नोर करते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी तरह का हेल्थ इशू आपको लगता है, चाहे वो कितना भी माइनर, कितना भी छोटा हो, उस पर आप ध्यान दीजिए और राइट टाइम पे, सही समय पे अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें। आप अपने खान पान का आप ध्यान दीजिए, ये नहीं कि सबको खिला लिए उसके बाद ही आपको खाना खाना है। बिल्कुल आप समय पे खाइए, जितनी आपकी भूख है, जितना हमारा पाचन शक्ति है, उसको ध्यान रखते हुए खाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। और औरतों का सबसे ज़्यादा क्या है, जैसे एज के साथ 30-35 के बाद क्या होता है, विटामिन डी, कैल्शियम, इन सबकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हमें शारीरिक कुछ कष्ट नज़र आते हैं। तो ज़रूरी है कि उसका हम ध्यान दें। किसी तरह का भी अगर कमी शारीरिक, अपना ब्लड टेस्ट है, नॉर्मल रूटीन टेस्ट अपना बराबर कराते रहे। एज के साथ मेमोग्राफी नीडेड है, USG अल्ट्रासाउंड जरूरी है, CBC वगैरह जरूरी है। जो बेसिक जो रूटीन टेस्ट है विद एज रिलेटेड जरूर करें और अपने डॉक्टर से संपर्क में हमेशा बने रहें। ध्यान रखें। नमस्ते, मेरा नाम इंद्रमती शुक्ला है, मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बच्चों के कोर्ट में मजिस्ट्रेट हूँ। बच्चों से संबंधित मेरे पास जो भी केस आते हैं वो 18 तक की एज रहती है। 18 से जो बच्चे कम होते हैं, लड़के लड़कियां, जो हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे 18 से पहले शादी करके बच्चियां चली जाती हैं, भाग जाती हैं, इस तरह के पॉक्सो एक्ट रहता है, ऐसे केस होते हैं। 18 से कम जो बच्चे चाइल्ड लेबर होते हैं, गुम हुए बच्चे होते हैं, स्टेशनों पे भटके हुए बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, भिक्षावृत्ति। इस समय हमारी सरकार की मुख्यमंत्री का ये चल रहा अभियान कि जो भी भिक्षा, हमारे पूरे बनारस को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है, इसको भिक्षावृत्ति मुक्त पूरे बनारस को बनाना है। ये अभियान चल रहा है, काफी दिनों से हम लोग इस पे लगे हुए हैं। जो बच्चे भिक्षावृत्ति स्टेशनों पे करते हुए, जगह जगह बनारस में करते हुए पकड़े जा रहे हैं, वो हमारे पास जो है प्रस्तुत होते हैं। उनको मैं ऑर्डर करती हूँ, फिर उनको रखवाती हूँ, उनके बारे में डिसीजन लेती हूँ कि कैसे इन्हें आगे क्या करना, पढ़ाना लिखाना है, इनके भविष्य को कैसे संभालना है। मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि वाराणसी के जितने भी चौराहे हैं आप देखेंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको भीख मांगते हुए ही नजर। जी, सभी अभियान अभी चल रहा है, अभी अभियान ये चल रहा है, शुरू हुआ है अभी जो है। इसके लिए जो है डेली हमारी DM साहब के साथ मीटिंग हो रही है 2-3 दिन पे, कि जहाँ जहाँ भी चौराहों पे, मंदिरों पे जो भी भिक्षावृत्ति के बच्चे मिलते हैं, इन्हें रेस्क्यू किया जाए। और रेस्क्यू करने के बाद इनके बारे में, इनके भविष्य के बारे में उसको जो है एक डिसीजन लिया जाए कि इन्हें आगे कैसे पढ़ाना लिखाना है। इनके परिवार को भी रोजी रोटी के लिए सरकार ने जो है इस कराया है। चौराहों पर 4 से 5 साल तक के बच्चे गोद में लगभग 6-7 महीने जी गोद में लेकर मांगती हैं। उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है, उनको भी एक अपना घर करके है सामने घाट पे, उनमें रखा जाएगा उनके पेरेंट्स को, उनके लिए भी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाएगी। ये सरकार की हमारी व्यवस्था है और बच्चों को भी रेस्क्यू करके उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सविता सिंह है, व्यापार मंडल प्रेसिडेंट। आज ही महिला दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला दिवस पे आज सारे विश्व के, हमारे विश्व की पूरी सारी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलती हूँ मैं।
और आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित थाने पे हैं भेलूपुर, जहाँ पे हम लोग को सारी पूरी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है यशो अमित मिश्रा जी के। लगा लीजिए थोड़ा सा, आप सब लोग साइड हो जाओ, यहाँ पकड़िए इधर सब हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना। क्लाउन टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसे Facebook पेज पे देखने के लिए लाइक जरूर करें।